नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव बाय शंकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीएसईबी क्लास 10th इकोनॉमिक्स 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र अध्याय 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, और वो भी सिर्फ मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, सच्चाई ये है कि हर साल इस चैप्टर से सीधे सीधे 5 से 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और वही बच्चे टॉपर बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव में गलती नहीं करते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्टिव एक भी गलत ना हो, बोर्ड एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आए और इकोनॉमिक्स से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खतरनाक है। तो चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से लिखा गया है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन नंबर ई में लिखा गया है 22,553। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 25,494। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 6,610। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 54,850। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 25,494 हो जाएगा। मतलब सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना है, तो 25,494 है। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनना, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है, इसलिए नोटबुक में नोट कर लो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, एक मिनट, लिखा गया है सेकंड नंबर में, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आय कर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्पाद कर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिक्री कर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, आयकर हो जाएगा। मतलब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, तो आयकर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ए होगा। ठीक है, ए हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट कौन तरफ। थर्ड नंबर लिखा गया है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गोवा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिहार। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। मतलब भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, तो बिहार का आय आय है, बिहार का है। ठीक है, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार का। ओके दोस्त, ध्यान देना देना दोस्तों, राज्य आय और राष्ट्र आय दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एग्जाम में दोनों का मतलब अलग अलग है, यहीं से नंबर कटता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट कौन तरफ। 4 नंबर लिखा गया है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। मोस्ट बीबीए क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, मोस्ट बीबीए क्वेश्चन है। ओके, और एक बात दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर को अंत शुरू शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो आपको एग्जाम में एक भी परसेंट दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, बिना स्किप किए हुए। लिखा गया है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अविकसित। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विकसित। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अर्ध विकसित। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, विकसित हो जाएगा। मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित देश कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ओके, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, और ये ट्रिक याद रख ली तो एग्जाम में 2 नंबर पक्के है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय आय जिस देश का मतलब अधिक रहेगा ना, उस वह देश का आएगा मतलब कहलाएगा विकसित। ठीक है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे कम रहेगा मतलब वो देश क्या कहलाएगा, तो अविकसित कहलाएगा। ठीक है, ओके, ये याद रखेगा आप लोग। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 5 नंबर में, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाला है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम आया है, बहुत बार आया है। ठीक है, मतलब बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पटना का।
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गया का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शिवहर का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नालंदा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, पटना का। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जो जिला है ना, वो उसका प्रति व्यक्ति आय ना बिहार में सबसे अधिक है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 6 नंबर में, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मतलब भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब? कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना भारत में ना वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट कौन तब लिखा है 7 नंबर में, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, इसलिए आप इसको भी वीवीआई मार लीजिएगा। ओके, जितना क्वेश्चन आपको बताते हैं ये वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आप रट मतलब घोर के पी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट अभी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, लिखा गया निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है राष्ट्रीय आय, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। और निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय करता है प्रभावित। ओके, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 8 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी बीएसईबी एग्जाम में आ चुका है और फिर आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे स्टार मार्क कर लो। ओके, लिखा गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सीएसओ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वित्त विभाग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ओके, मतलब सीएसओ, जिसको हम सीएसओ शॉर्ट में बोलते हैं। ओके, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, सीएसओ करता है, ठीक है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 9 नंबर में लिखा गया है केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1956 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1960 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है, 1950 ईस्वी में हो जाएगा। वह केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 10 नंबर में, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, मतलब विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आर्थिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आर्थिक वृद्धि का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समावेशी विकास का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक वृद्धि का। मतलब विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है, ठीक है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 11 नंबर में, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? बहुत BBA क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए सब जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि इस लेक्चर का आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा चैनल मतलब व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ओके, तो उसको आप ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में
पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, हर एक लेक्चर का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर उस पर अगर मतलब इन्फॉर्म मतलब छोड़िए, आराम से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको बैनर में दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, ठीक है, यूट्यूब के बैनर पे, उस पर आप मैसेज करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, ओके। लिखा गया अब, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सरदार पटेल ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था, ठीक है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ओके। चलते नेक्स्ट को, 12 नंबर लिखा गया है गरीबी के कुछ चक्र की धारणा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साइमन कुजनेत्स ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कॉन्स ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अल्फ्रेड मार्शल ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रैगनर नर्क्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, रैगनर नर्क्स ने किया दिया था, ओके। मतलब गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रैगनर नर्क्स ने दी थी, ठीक है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, रैगनर नर्क्स ने दिया था, ओके। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया है 13 नंबर में, अगर आप सच में बोर्ड क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को आगे पीछे स्किप मत करो, हर क्योंकि हर लाइन एग्जाम से जुड़ी है, ओके। लिखा गया 13 नंबर में, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गोवा सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है महाराष्ट्र सबसे कम, बिहार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, गोवा सबसे अधिक हो जाएगा, मतलब गोवा जो राज्य है ना वो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, ठीक है, भारत का, ओके। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट को, तब लिखा गया 14 नंबर में, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है औसत आय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है राष्ट्रीय आय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। मतलब वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये वाला, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई है, ओके। मतलब वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट को, तरफ लिखा गया 15 नंबर में, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2200 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2400 कैलोरी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2600 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 15 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, 2400 कैलोरी हो जाएगा। मतलब गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी निर्धारित की गई, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 2400 कैलोरी हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 16 नंबर में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रोफेसर मार्शल ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रोफेसर किंस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ओके। मतलब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, इसलिए आप इसको अच्छा से देखिएगा, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 17 नंबर में लिखा गया है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है?
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो भाई। ओके, पहले अपने नोटबुक का पूरा पी मतलब पूरा क्या कहते हैं लेक्चर पूरा देख लो, ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे फाड़ फूट दोगे। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यय विधि, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मूल्य योग विधि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मूल्य योग विधि हो जाएगा। मतलब निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो मूल्य योग विधि होगा, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 18 नंबर में लिखा गया है भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ब्याज, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है लाभ, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लगान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, लगान हो जाएगा। मतलब भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है, ठीक है। जो भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है, इसलिए 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 19 नंबर में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1798 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1868 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1911 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मत पढ़ो, BACB क्वेश्चन में एक एक शब्द का मतलब होता है, ठीक है, एक शब्द गलत समझे समझे पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक नंबर का होता है, मतलब एक नंबर आपका मतलब हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़िए, मतलब समझ नहीं, एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगाना है, ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 1868 ईस्वी में हो जाएगा। ओके, मतलब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 20 नंबर में लिखा गया है चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आय से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है व्यय से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 20 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी से हो जाएगा। मतलब चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, तो इनमें से सभी से है, ठीक है। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी से हो जाएगा। ओके, तो 20 का डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर लिखा गया है अब यहाँ स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, पहले गलत ऑप्शन को काटो, ठीक है, फिर सही आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। बोर्ड टॉपर यही टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। मतलब पहले ये देख लो कौन कौन आंसर गलत है, ऑप्शन कौन कौन गलत है उसको पहले छांट लो, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वही आंसर होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो लिखा गया किस नंबर में आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उत्पादन तो नहीं होगा, ठीक है, उत्पादन अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हो गया बचत, इसको अभी रखिए। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विनिमय, ये भी गलत ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वितरण, ये भी गलत हो गया, ठीक है, मतलब क्या बचा है बी ना, हो जाएगा सही आंसर बी, सब सिंपल बात है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। 22 नंबर में लिखा गया है राष्ट्रीय आय का अर्थ है मोस्ट, VVI क्वेश्चन मिला, VVI क्वेश्चन नहीं मिला है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। मतलब राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पारिवारिक आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सरकार की आय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 22 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ओके, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर लिखा गया है निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एनडीपी से, और एनडीपी में
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एनएनपी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जीडीपी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, जीडीपी में। ओके, निम्न में से किस में मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है, तो जीडीपी में शामिल है, ठीक है। 23rd का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, जीडीपी में हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि मतलब ग्रॉस और नेट को सेम समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम में यही कन्फ्यूजन नंबर कटवाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को तरफ। लिखा गया है करेक्ट 4 नंबर में 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है एम एस स्वामीनाथन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया साइमन कुजनेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 का ए हो जाएगा, ठीक है, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ओके, तो 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस जी थे, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 25 नंबर लिखा गया है और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। लिखा गया 25 नंबर में राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, VVA क्वेश्चन ये वाला है। ओके, मतलब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सीमांत आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कुल आय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कुल बचत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ओके, मतलब प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, जब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है ना, उसको उसी को क्या कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 26 नंबर में, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, एग्जाम में यही लाइन डायरेक्टली काम आएगी, डेफिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव में भी। ओके, ठीक है, ये लाइन हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं, डेफिनेशन में भी और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आता है ये राष्ट्र प्रति व्यक्ति है। अगर आपको प्रति व्यक्ति मतलब ये पूछ लेना प्रति व्यक्ति ऐसे आप क्या समझते हैं या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो प्राप्त होता है ना भागफल, उसी को क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। लिखा है 26 नंबर में परिश्रम से अर्जित धन है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आय। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आ जाए तो घबराना मत, सीधी सीधी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, आय हो जाएगा। परिश्रम से अर्जित धन है तो आय है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, आय हो जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट को तरफ। लिखा गया है 27 नंबर में आय किस प्रकार के श्रम का परिणाम है, आय जो है किस प्रकार के श्रम का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब मानसिक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मनोरंजन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क एवं ख दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 27 नंबर का ए डी हो जाएगा, ठीक है, क एवं ख दोनों हो जाएगा। ओके, मतलब शारीरिक भी हो जाएगा और मानसिक भी हो जाएगा, ठीक, मतलब क एवं ख दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब आय किस प्रकार के श्रम का परिणाम है, तो ए और बी दोनों का परिणाम है, ठीक है। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर में। लिखा गया है अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इकोनॉमिक्स मुश्किल है, तो बस ये चैप्टर पूरा कर लो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा यार, ठीक है। लिखा गया 28 नंबर में आय किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया डर दिखाकर किसी से वसूली की गई राशि को आय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले में प्राप्त होने वाली राशि को आय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया क एवं ख दोनों को कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 का नंबर 28 का बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले में प्राप्त होने वाली आय राशि को क्या कहते हैं, तो आय कहते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे था, देखिए यही था यहाँ पे ना, आय किस प्रकार श्रम का परिणाम, तो शारीरिक और मानसिक
वही बात यहाँ पे है ना। क्या लिखा, शारीरिक अथवा है ना, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य को क्या बदले में प्राप्त होने वाली राशि को क्या कहते हैं, तो आय कहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट मतलब 29 नंबर लिखा गया है, उत्पादन के किस संसाधन का पारिश्रमिक आय लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साहस, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है श्रम श्रम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पूंजी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा सही आंसर 29 नंबर का सही आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, श्रम हो जाएगा। ओके, मतलब उत्पादन के किस संसाधन का पारिश्रमिक मतलब आय लाभ होता है, तो श्रम का होता है। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, क्योंकि असली गेम अब शुरू हुआ। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, VVI क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, VVI मतलब व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है लाभ के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ब्याज के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है वेतन के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, वेतन के रूप में, मतलब व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप में मिलता है, तो वेतन के रूप में मिलता है। ठीक है, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, हर क्वेश्चन को समझा और बीच बीच में रिवाइज किया, तो मान लो दोस्तों ये चैप्टर अब आपका स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, दोस्तों याद रखना, बोर्ड एग्जाम लक से नहीं बल्कि सही प्रिपरेशन से क्लियर होता है, और आपने आज वही सही तैयारी की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाने का ताकत देता है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव BSCB 2026 एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड सवाल और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन, तो अभी ऑब्जेक्टिव शंकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताना अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो और गोल से नजर मत हटाना। ठीक है, जय बिहार, ऑल द बेस्ट फॉर BSCB 2026। ठीक है।